गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बाकी बचा हुआ पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो सेलवाल से हम लोग को स्टार्ट करना है। और इस चैप्टर का नाम हम लोग को क्या था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको दिखा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पहले पढ़ चुके थे। हम लोग ये पढ़ चुके थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़े थे, जो कि बार्क ऑफ ट्री का स्टडी किए थे, जो कि डेड सेल था, जो कि इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा था। 1665 में किए थे। अब वो सिर्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से किए थे। और वो छोटे छोटे जो रूम जैसा दिखता था, ये लिटिल रूम जैसा दिखता था, उसे सेल कहते कहे थे। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी ये सब किए थे कि ओरियन का जो बाहर वाला स्किन होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग किए थे अपना, मतलब एक एक्टिविटी था। ये हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में भी देखे थे। उसके बाद ये हम लोग का ओनियन जो पील होता था, उसका जो छिलका होता था, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रखने पे ये स्मॉल बॉक्सेस, ये लिटिल रूम की तरह ही दिख रहा है, जिसे सेल बोला जाता था। बीच में ये न्यूक्लियस है। उसके बाद हम लोग देखे थे ये स्ट्रक्चर्स, ये सब के अगर अलग अलग ओनियंस है तो उन लोग का कैसा मतलब रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पे कि रोबोट हुक है जो सेल का डिस्कवरी 1665 में किए थे। वो अपने माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किए थे। ल्यूवेनहॉक 1674 में डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे? तो लिविंग लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। 1831 में डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस के बारे में मतलब डिस्कवर किए थे। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। ल्यूवेनहॉक 1674 में लिविंग सेल का कहाँ था? पाउंड वाटर में। उसके बाद आया था पुरकिंजे 1839 में। वो क्या किए थे? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म के दिए थे, जो कि सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है उसको बताए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने दिया था। 1838 में स्वीडन, स्वान 1839 में। सेल थ्योरी में जो प्लांट्स और एनिमल्स ये सब बने होते हैं, वो उन लोग का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही होता है, वो बताया गया था। और उसके बाद सेल थ्योरी को एक्सपेंड कौन किए थे? तो वर्जियो ने एक्सपेंड किया था। कब? 1855 में। कब? 1855 में। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया? तो 1940 के अप्रॉक्स में आया। और उससे हम लोग को बहुत सारा हेल्प्स मिला, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ये सब के बारे में अच्छे से समझने के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इम्पोर्टेंट लाइन्स आया था कि जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंशन ये सब हो गया था अच्छा से। तो उसके बाद हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, कैलेनडोमिनस, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर इन्हें बोला जाता है। अमीबा, कैलिमोडोमिनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही बोला जाता है। और दूसरे मतलब ऑन अदर हैंड, मतलब जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते थे उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते थे। इसका एग्जांपल्स में फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब आता था। उसके बाद एक्टिविटी ये सब हम लोग किए थे। ये सारे था, जैसे स्मूथ सेल कैसा दिखता है, तो इस तरह का दिखता था। ब्लड सेल इस तरह का दिखेगा। नर्व सेल, इसे हम नर्व सेल बोलते हैं। इसे बोन सेल बोलते हैं। इसे ओवम सेल बोलते हैं। इसे फैट सेल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग, अच्छा ये सभी क्या था? तो ह्यूमन बॉडी का जो अलग अलग सेल होते हैं ना, वही था। ये फैट सेल है। ठीक है। उसके बाद अमीबा है जो अपना शेप चेंज करता है, उसके बारे में जाने थे। ठीक है। कि वो फिन एंड पेनिकुलर, ये वो वही चीज़ है जो बताया जा रहा है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे मतलब उस चीज़ के बारे में डिटेल्ड हुआ था कि जैसे सेल्स है तो उन लोग का
स्पेसिफिक फंक्शंस है, तो अलग अलग सेल्स अलग अलग मतलब मिल करके एक स्पेसिफिक और मतलब टिश्यू बनाता है, तो ऑर्गन का निर्माण करेगा, उसका अलग फंक्शंस होगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग ह्यूमन बॉडी का पार्ट होगा, वो अलग अलग काम करेगा। जैसे हार्ट होता है, उसका पंपिंग का काम हो गया, स्टोमच डाइजेशन का काम है, उसी तरह का यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे। और यहाँ पे बोला है ए सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। जैसे कोई भी जो सेल होता है वो जिंदा रहता है क्या, ये सारे फंक्शंस को करने के बावजूद। उसका क्वेश्चन आंसर हुआ था कि रॉबर्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था सेल को, कैसे किया था, तो हम लोग कल पढ़े थे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था कॉर्क स्लाइस को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों बोला जाता है, तो उसका फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, यही सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभी पॉइंट्स को हम लोग बस देखने के लिए कर रहे हैं। और हम लोग अगर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेनली वो तीन पार्ट्स में डिवीजन होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर आउटर रहेगा, ये उसका न्यूक्लियस बीच वाला मतलब कहीं पे भी होगा, बट मेनली बीच में ही होता है। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मतलब है पार्ट, वो हो गया साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता था, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, बाहर वाला कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही पार्ट होता है। लॉ ऑफ परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट्स some material in and out of the cells, ये प्रिवेंट मूवमेंट। ये हम लोग को क्या करता था ना, अंदर बाहर जाने में लिए तुमको इससे परमिशन लेना पड़ेगा, जिस हिसाब से ये रहेगा। तो तुम बिना इसे जाने बुझे आगे मतलब नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसी के बारे में ये था। 6 मिनट। अब ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में और जाने थे, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये होता है। कौन, तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ अलग सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कैसे सेल मेम्ब्रेन से मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही मतलब बाहर होते हैं, अंदर होते थे। तो वही हम लोग कल अच्छे से डिटेल में समझे थे कैसे क्या होता था। डिफ्यूजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस को एक्सचेंज करने में, किसके अंतर्गत, सेल से, और सेल के बाहर वाला पार्ट सेल में इम्पोर्टेंट रोल करता है एक्सटर्नली। कल डिस्कस किए थे ना, क्या हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स में हम लोग का सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसमें सिलेक्ट करके अंदर बाहर किया जाता है, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता था। ऑस्मोसिस के अंतर्गत आएगा। ऑस्मोसिस है जो उसका डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिव मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये क्या होता था, हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता था, हायर टू लोअर। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हुआ। यहाँ पे तीन तरह का बताया गया था कैसे मूवमेंट होगा। जो एक हाइपोटोनिक था, हाइपो ओ से हम बताए थे, ओ से क्या होता था जनरली कि फूल जाएगा, गेन वाटर मतलब जैसे किशमिश के एग्जांपल बोलते थे हम कि पानी में रखोगे तो वो फूल जाएगा, तो उसे याद रखने के लिए बोले हैं, बट वो तुम हमेशा याद नहीं रहना, तो याद रखो। उसके बाद है हायर वाटर कंसंट्रेशन देन ए सेल, मतलब क्या, क्या आते हैं जी, दिमागी डाइव हो जाता है जी। हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, कहने का मतलब क्या हुआ ना कि बाहर में उसका वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा और उस सेल के अंतर्गत वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा, तो हाई से लो की ओर यहाँ पे मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट में क्या होगा ना, जो सेल होगा वो वाटर गेन कर लेगा, गेन करेगा तो क्या होगा, स्वेल्स हो जाएगा। स्वेल्स अप कहने का मतलब क्या, फूल जाएगा। ठीक है,
और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री होता है पास करने के लिए सेल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर दोनों डायरेक्शंस में। तो ये नहीं आप सोचिएगा कि सिर्फ हाई से लो, बट अंदर से बाहर भी जाने के लिए वो एकदम फ्री होता है। बट मैक्सिमम अमाउंट हायर से लोअर ही आता है, इस वजह से क्या होता है, ये स्वेल्स अप हो जाता है, वाटर गेंस कर लेता है किसमें, हाइपोटोनिक, किसमें हाइपोटोनिक, किसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। उसके बाद आता है आइसोटोनिक, इसमें हम लोग आइसो से ही पता चल रहा है कि बराबर, तो मतलब क्या, जाकि बाहर और अंदर दोनों में क्या होगा ना, कंसंट्रेशन बराबर होगा, सेम होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। इसका शेप साइज क्या चेंज होगा, नहीं होगा, सेम शेप का होगा दोनों में। यहाँ पे भी बताया गया कि वाटर अक्रॉस इन सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होता, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बस ओके। अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपर 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 करने का मतलब क्या हुआ ना, कि पहले जैसे ये मोटा, मतलब मोटा कह रहे हैं, बाहर में जैसे सेल के बाहर में लो कंसंट्रेशन है और अंदर में हाई कंसंट्रेशन है किसका, वाटर मोलिकुल से सबका। तो वाटर मोलिकुल्स क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा, तो ये क्या होगा, पिचुक जाएगा, पिचुक जाएगा नहीं करने का मतलब श्रिंक कर गया, मतलब कि पतला हो जाएगा हल्का। तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक याद रहेगा आपको, हाइपो ओ मतलब मोटा है, मोटा से क्या हो जाएगा, मोटाएगा, मतलब हाइपो में क्या था, ओ क्या होता था, मोटा जाता था। इसमें हाइपोनेटो को नहीं कर लेना, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है जो अलग अलग केसेस में होता है, डिफ्यूजन की तरह ही। यहाँ पे फिर एक्टिविटी हम लोग देखे थे कैसे, मतलब एक एक स्वेल्स कर जाता था, उसका एक का जो बाहर वाला पार्ट है ऑस्मोसिस के कारण है, ओके, फिर कैसे मतलब उसको हट कम कर सकते थे। तो एक में HCl लिया करते थे, एक में NaCl का सोल्यूशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं वही सब एक्टिविटी कल हम लोग रीड कर चुके थे। यहाँ पे बोला है क्या, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड कैन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। बोला है क्या कि बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं ना, मतलब बहुत सारे यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और भी प्लांट सेल्स वो क्या करते हैं ना, वो गेन करते हैं किसको, वाटर को, किस प्रोसेस के कारण, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। यहाँ पे बोला गया है कि absorption of water by plant root is also an example of osmosis। जो प्लांट्स का जो रूट होता है वो पानी जो अब्जॉर्ब करता है वो किसका एग्जाम्पल्स है, तो ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल्स के अंतर्गत काउंट करेंगे हम लोग। फिर यही सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, बट ये मैं हाईलाइटेड को ही इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipid and proteins। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होते थे, और वो कैसे बने होते थे, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जैसे कि लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये सबसे बने होते हैं कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का क्या नाम था, सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कौन कौन, तो लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये खुद से क्वेश्चन किया करे और पढ़े करे, ठीक है। ये सारे चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जाने। The flexibility of cell membrane also enables the cell of engulf in food and other material from external environment। यहाँ पे वही चीज़ को डिस्कस किया गया था कल भी, आज भी वही है कि यहाँ पे क्या बोला है कि सेल मेम्ब्रेन है, जो वो फूड वो को क्या करता था, इनगल्फ कर लेता था और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता था। सच प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। अच्छा, यहाँ पे अभी कंफ्यूजन अगर हो रहे होंगे कि क्या इंडो मतलब ही क्या होता है ना, अंदर लेना, क्या होता है इसको अंदर लेना। एक्सो रहता ना तो क्या होता, कुछ फूड को बाहर किया जाता, क्या किया जाता, बाहर किया जाता। देखिए यहाँ पे फोटो भी बनाए थे कि अमोएबा किस तरह से किसी फूड को अंदर की ओर कर रहा है, तो ये अंदर ले रहा है ना, किसी भी बाहर चीज से अंदर ले रहा है। इंडो इंडो मतलब ही क्या होता है ना, कि किसी भी चीज को अंदर की ओर लेना। इंडो मतलब ही समझना इसको क्या, अंदर, क्या हुआ, अंदर। और वही अगर एक्सो रहता, एक्सो मतलब ही क्या हो जाता, बाहर, क्या हो जाता, बाहर। भाई साहब राइटिंग तो कचरा है।
चलो ठीक है। अंदर बाहर। हम्म। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। लगता है रिवीजन में ज़्यादा टाइम चल गया। ठीक है, सेल वाला स्टार्ट करने वाले हम लोग का बेहतरीन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाहर में ही मजबूती नहीं रहेगा तो अंदर में कैसे फिर बचा पाएगा प्लांट्स। एनिमल्स में जनरली होता ही नहीं है तो कहाँ से। सेल वाल, plant cells in addition to help plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। कहने का मतलब क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी बोल रहे थे कि ये बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको कवर करने के लिए, इसे बचाने के लिए हम लोग का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है। वो क्या होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोला गया है, वो पास में एकदम चिपका हुआ रहेगा, वैसे गैप नहीं रहेगा। ठीक है, ये जैसे ये मोटा समझ चलो कि ये क्या हो गया, रिगिड, बहुत मतलब रिगिड है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर ही रहता है समझो। ठीक है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम लोग के ऊपर में है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था क्या, कि ये जो प्लांट सेल है, सॉरी, प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक अदर रिगिड आउटर कवरिंग होता है। रिगिड आउटर कवरिंग कहने का मतलब क्या हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। The cell was lies outside the plasma membrane। The मतलब ये जो सेल वॉल होता है वो कहाँ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। किसके आउटसाइड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। आउटसाइड कहने का मतलब क्या है, इसके बाहर। क्यों, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। हाँ, जो यहाँ पे जो प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज से। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो प्लांट सेल है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब ये सेल्यूलोज क्या होता था, तो सेल्यूलोज है जो कैसा सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कौन, तो सेल्यूलोज। और ये क्या प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब उस मजबूती प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। कौन, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से क्या बना हुआ था, तो हम लोग का जो प्लांट सेल वॉल है वो बना हुआ था। सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल। ठीक है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। यहाँ पे पूरा है कि जब कभी भी अगर लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट सेल अगर क्या कर रहा है ना, पानी को लॉस कर रहा है, किसके थ्रू लॉस करेगा, तो ऑस्मोसिस के थ्रू। तो वो लॉस करेगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाएगा। कंट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। किस मतलब कब, जो सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो सेल वॉल से क्या होगा, अंदर में सिकुड़ जाएगा। ठीक है। दिस फेनोमेन, इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्यों हो गया, क्योंकि वो वाटर को क्या कर रहा है, लॉसेस कर रहा है, कम मतलब हट रहा है, तो उसी वजह से सिंकेज हो जाएगा। वी कैन एब्जॉर्ब दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस तरह के फिनोमेना को तुम एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक्टिविटी है। हाँ, इस एक्टिविटी के बारे में, जैसे एक्टिविटी यहाँ पे क्या बताया है। ठीक है। इस एक्टिविटी में जैसे क्या बताया गया, रीड कर लेते हैं एक्टिविटी को हम लोग। ओके। माउंट द पील ऑफ ए
Royo live in a water on a slide and examine cells under the high power of a microscope. Note the small green granules called chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Green substances called chlorophyll. Put a strong solution of a sugar and or salt on a mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? Now place some rhino leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cell. Then mount one leaf on the slide and observe it under the microscope. Put a strong solution. वहाँ पे क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग ही ना, हाँ. Strong solution on a sugar or a salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmosis occur now? अच्छा चीज पूछा है इसमें. Oh my slide. यही एक्टिविटी था. इसमें एक्टिविटी में हम लोग को क्या पूछा गया था ना, कि जैसे एक रोइनो लीफ लेना है, उस लीफ को क्या करना है, हम लोग को एग्जामिन करना था. किसके अंतर्गत? तो हाई माइक्रो मतलब हाई पावर वाले एक माइक्रोस्कोप के अंतर्गत. तो सबसे पहले हम लोग को जो उसमें ग्रीन ग्रेन्यूल्स होते थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो ग्रीन ग्रेन्यूल्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट. वो क्या करता है? वो ग्रीन सब्सटेंसेस को रखता है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं. इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंतर्गत में रखेंगे और एग्जामिन करेंगे और क्या हमें मिलेगा. ठीक है. उसके बाद बताया गया था कि नाउ प्लेस सम रोनो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. और फिर उसी लीव्स ये सब को हम लोग क्या करना है? बॉइलिंग वाटर में रखेंगे. तो बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, कुछ मिनट्स के लिए रखेंगे और देखेंगे कि उसमें जो सेल्स होंगे वो किल कर दिस किल्स द सेल्स. वो सेल्स को क्या करेगा? किल्स कर देगा. उसके बाद क्या होगा? एक लीफ को लेना है अदर साइड पे और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंतर्गत. जब उसका सेल्स किल हो जाए, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंतर्गत लेंगे शुगर और सॉल्ट. मोल्डन लीफ स्लाइड. वेट फॉर मिनट. डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ना. अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस होता क्या था? भूल तो नहीं गए? यहाँ पे हम लोग देखे थे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता था. जो कि कोई भी सेल होता था उसमें जो सेल लॉसेस करता था, पानी मतलब सिकुड़ जाता था, वैसे करके था. ठीक है. अब हम लोग उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. यहाँ पे हम लोग इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चला? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल. यहाँ इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चला? कि ओनली लिविंग सेल, नॉट डेड सेल्स, आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. इससे हम लोग को यही पता चला कि सिर्फ लिविंग सेल्स होंगे, वही क्या करेंगे ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. ना कि कोई भी डेड सेल. ओनली लिविंग सेल्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. इसी का एक्टिविटी का मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है. ठीक है. सेल वॉल परमिट्स द सेल्स of a plant, fungi and bacteria to withstand very dilute. यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल वॉल्स होते हैं वो परमिट्स करते थे. क्या परमिट्स करते थे? सेल्स ऑफ ए प्लांट्स. Cell wall permits the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. हाँ, ये बहुत अच्छा चीज बताया कि यहाँ पे जो सेल वॉल्स होते हैं, किसका? तो किसका सेल्स?
सेल वाल्स होते हैं वो परमिट्स करते हैं, मतलब अलाउ करते थे किसका किसका। तो जैसे प्लांट का सेल वाल ले लेंगे, फंगी का सेल वाल ले लेंगे, या फिर बैक्टीरिया का सेल वाल ले लिए। ये सारे अगर मतलब इनका जो सेल वाल होता है ना, वो मतलब हाइपोटोनिक जो होता है, कहने का मतलब क्या कि जैसे पहले पिचका हुआ था, ठीक है। ये जब इस फॉर्म में बढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा हाँ बढ़ेगा, तो इसका जो बाहर में सेल वाल है ना, ये मतलब अफेक्टेड नहीं होगा, ये मतलब टूट टाट के हट नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, फिर भी होता होगा। मतलब इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, सेल वॉल को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, अगर ये वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लिया, हाई कंसंट्रेशन बाहर को अंदर ले लिया हल्का, तो ये कुछ लिमिट तक मतलब रखता है, विथस्टैंड करता है, ठीक है। डाइल्यूट हाइपोटेन एक्सटर्नल मीडिया विथआउट ब्रस्टिंग, मतलब बिना फूटे बिना टूटे। ये नहीं होगा कि इसके अंदर ले लें तो बाहर में जो सेल वॉल है वो टूट टाट कैट जाएगा, नहीं। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया था। अच्छा चीज़ है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये सारे जो मतलब सेल्स होते हैं वो किस प्रोसेस के कारण ही कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही मतलब पानी को ले सकते हैं, और क्या। द सेल स्वेल्स द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जो सेल्स होते हैं वो फूल जाएंगे, मतलब पानी को अंदर लेंगे तो क्या करेंगे, फूल जाएंगे। और उसको जो प्रेशर सेल वॉल पे क्या करेंगे, एक प्रेशर देंगे, क्योंकि ये अंदर से पहले नॉर्मल था, अब इससे बड़ा हो गया तो इसके अंदर मतलब क्या होगा, हल्का सा प्रेशर तो रहेगा ना। अगेंस्ट द सोलन सेल, मतलब फूला हुआ सेल पे। बिकॉज ऑफ दियर walls, such cells can withstand much greater chances in the surrounding media than animal cell। तो इसके सेल वॉल के कारण क्या होगा ना, ये ज़्यादा समय तक जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से ये क्या करेंगे, रह सकते हैं। कौन, उनका जो सेल, बिकॉज ऑफ दियर वॉल्स, मतलब इसके बाहर के वॉल्स के कारण। किसके किसके, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। किसके किसके जो सेल वॉल्स होते हैं परमिट्स करते हैं, सेल वॉल परमिट्स किसकी किसके, प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये तीनों के जो सेल वॉल्स होते हैं वो परमिट करते थे किसको, तो हाइपोटोनिक जो वो जनरली हो गया उसको, विथआउट ब्रस्टिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये सब तो जानते ही हैं हम लोग, ठीक है। बायो ऑस्मोसिस भी करिए। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं, हम्म, अब हम लोग सेल वॉल के बारे में जान गए। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस कहाँ है पेन। Nucleus. Remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did we sell? Did each cell get evenly colored? कहने का मतलब क्या हुआ ना, जैसे हम लोग अभी ओनियन पील्स ये सब को लिए थे, तो उसमें अब बताया गया है ना उस पील्स को एक आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन के अंतर्गत रख करके देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अगर बिना हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा। तो वही दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उस ओनियन पील में क्या मतलब अंतर मिलता है और पहले क्या था। अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशन, composition, different regions of cells gets colored differentially। यहाँ पे बताया गया है क्या कि अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होने के कारण उसका जो अलग अलग रीजन्स है किसका, सेल्स का, वो कलर्ड हो जाएगा डिफरेंशियली, मतलब अलग अलग तरह से।
Some region appears darker. Some region appears darker than other regions. Apart from ideal solution, we could also use saffron. अच्छा यहाँ पे हम लोग कौन सा मतलब सॉल्यूशन का यूज करने का बात कर रहे हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन या फिर इसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं सेफरिन सॉल्यूशन या फिर हम लोग मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है ये किसके आयोडीन सॉल्यूशन के छोड़ करके हम लोग को इस सॉल्यूशंस को यूज कर सकते हैं कौन कौन आयोडीन सॉल्यूशन सेफरिन सॉल्यूशन मिथाइलिन सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा टू स्टेन द सेल्स इस सेल्स को स्टेन करने के लिए हम लोग ये सारे सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है कौन कौन है आयोडीन सॉल्यूशन मिथाइल ब्लू solution we had observed cells from an onion let us now observe cells from our body। अभी तक हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन किए वो किस पे किए थे तो ओनियंस पे किए थे बट हम लोग अब अपने खुद के बॉडी पे ऑब्जर्व करके देखेंगे। ये एक्टिविटी है एक्टिविटी रीड करते हैं एक्टिविटी को। Let us take a glass slide with a drop of water on it। एक ग्लास स्लाइड हम लोग लेते हैं उस पे कुछ पानी का ड्रॉप डालते हैं। यूजिंग एन आइस क्रीम स्पून जेंटली स्कार्प द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। ठीक है तो हम लोग जो मतलब आइसक्रीम स्पून को लेना है और उसके इनसाइड मतलब करना है चीक सरफेस ऑफ द चीक मतलब उसके बाहर का जो हिस्सा होता है उस पे। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून क्या स्पून के अंतर्गत कुछ अटका हुआ। विथ द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट evenly on the glass slide kept ready for this। To color the material we can put a drop of methyl blue solution on it। Now material is ready for observation under microscope। Do not forget to put cover slip on it। इसके ऊपर कवर स्लिप लगाना भूलना नहीं है। इस चीज को करने के बाद what do we observe what is the shape of the cells we see draw it on the observation sheet। हम लोग इस एक्टिविटी करने पे क्या क्या मिला है उसको एक एक्टिविटी शीट पे करके फिर बताना है। और what was there a darkly colored spherical or oval dot like a structure near the center of each cell। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सेंटर के मतलब कोई भी जो सेल्स होता था उसके पास में एक डॉट जैसा डॉट लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है उसी को तो न्यूक्लियस बोलते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोला जा रहा है न्यूक्लियस। ठीक है डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल। ठीक है किस में तो ईच सेल्स में वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ओनियन पील सेल्स। क्या हमें ओनियन पील सेल्स में भी इसी तरह का मिलता था तो हाँ मिलता तो था ही देख ले फिगर में। हाँ है जी अरे भाई जी ये देखिए बीच में डॉट डॉट सब न्यूक्लियस यहाँ पे मेंटेन मतलब मेंशन किया। The nucleus has a doubled layer covered called nucleus membrane। Yep, यहाँ पे क्या बताया गया द न्यूक्लियस है जिसके पास डबल लेयर कवरिंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं विच
which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside। जो उसके पोर्स होते हैं, वो पोर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसका, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, allow materials from inside to its outside। ठीक है, टू द साइटोप्लाज्म, कहाँ, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विल टॉक अबाउट इन यहाँ से पूरा कवर करें। कहने का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था उसको अगर डबल लेयर कवरिंग है तो वो क्या कहलाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। डबल लेयर अगर कवरिंग है तो अच्छा, इसका जो पोर्स होता था वो अलाउ करता है या ट्रांसफर करता था मटेरियल्स को, कहाँ से, इनसाइड से आउटसाइड, किसमें, तो न्यूक्लियस में ही। और इसी को हम लोग क्या बोला गया है, साइटोप्लाज्म बताया गया है, which we will talk about in section 5.2.4। इस सेक्शंस में हम लोग इसके बारे में अधिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साइटोप्लाज्म क्या है, नहीं है। The nucleus contains chromosomes which are visibly as a rod shaped structure। अच्छा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होता है वो किस शेप में होता है, तो रोड स्ट्रक्चर, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में होता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होता है वो विजिबल होता है, वो विजुअल एज किस तरह से, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है, क्या, तो क्रोमोसोम। ओनली व्हेन द सेल्स अबाउट टू डिवाइड, कब हमें दिखता है, ओनली व्हेन सेल्स, जब हम लोग को डिवाइड होने के तगात पे होता है, ओनली व्हेन सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड। Chromosomes contains information from inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, डीऑक्सी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोला गया है कि क्रोमोसोम्स होता है वो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, कौन, तो क्रोमोसोम। किसका, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अपने पेरेंट्स से लेकर के नेक्स्ट जनरेशन तक जो उसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है किसके थ्रू जाता है, तो डीएनए के थ्रू। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अरे अच्छे से हो, ओए भाई, अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कौन, तो क्रोमोसोम्स, कौन, तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो वो डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कंटेन्स करके रखते हैं, तो कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स का जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारे कंटेन करके रखते हैं, कौन, डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बोल रहा है कि फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो फंक्शनल सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जीन्स। किसको, तो फंक्शनल सेगमेंट्स, किसका, तो डीएनए का, उसी को हम लोग जीन्स बोलते हैं। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, एक सेल में जो डिवाइड नहीं हो रहा, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ ए क्रोमेटिन मटेरियल। जो कि डिवाइड नहीं होगा किसमें, डीएनए में जो प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट बताएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, किसके अंतर्गत, डीएनए के अंदर जो डिवाइडेड नहीं हो रहा है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज ए इंटेंगलेट। जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कैसे विजिबल होता है, तो इंटेंगलेड मास ऑफ थ्रेड, मतलब जो धागा होता है जो मुड़ा हुआ है उस तरह का स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रहेगा, कौन, तो क्रोमेटिन मटेरियल।
तो यहाँ पे तो अब ये भी नॉट डिवाइडिंग हो गया। क्रोमेटिन मटेरियल्स, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या हो जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर ये, ठीक है। उसके बाद क्या, whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes। अगर whenever the cell is about to divide, जब भी हम लोग को सेल डिवाइड करने के तगात पे होगा, तब क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, तो क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा किस तरह से, तो क्रोमोसोम्स की तरह से। कौन, क्रोमेटिन मटेरियल जब भी हम लोग का सेल होगा अबाउट टू डिवाइड, जब भी डिवाइड होने के तगात पे होगा, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा तो बताएंगे। The nucleus plays a central role in unicellular. The nucleus plays a central role in a cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. The nucleus plays a central role in a cellular reproduction। जो न्यूक्लियस होता था किसके अंतर्गत, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के फॉर्म में, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो उसमें क्या होता था ना, एक सिंगल सेल होता है, वो क्या करता है, जो सिंगल सेल होगा वो टू न्यू सेल्स में क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ठीक है। It also plays a crucial part, along with the environment, in determining the way the cell will develop and form. It will exhibit at a maturity by directing the chemical activities of the cell। ठीक है, यहाँ पे वही चीज को बताया गया था कि कैसे एक न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल रोल प्ले करता है किस में, तो रिप्रोडक्शन में, और एक सिंगल सेल होता था जो टू न्यू सेल्स में ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि फॉर्म करता था इस प्रोसेस में। और कैसे वो एक क्रूशियल पार्ट मतलब भी प्ले करता था इस इन्वायरमेंट में। Will develop and form what will exhibits at maturity। मेच्योरिटी जब होता था उसमें केमिकल एक्टिविटी ये सब के कारण। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होगा वो अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा, मतलब बहुत कम, मतलब आधा अधूरा रहा इस तरह का, पुअरली डिफाइंड, क्यों, क्योंकि एब्सेंस है किसका, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस के कारण थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो उसमें एब्सेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अच्छा, जो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसमें हम लोग का जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, एसिड, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ओनली न्यूक्लियर एसिड, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। Such organisms whose cell lacks a nuclear membrane are called prokaryotes। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट लाने की, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल मेम्ब्रेन का कमी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स, क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। Such organisms whose cells lack a nuclear membrane
क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोट्स कहलाएगा। क्या कहलाया? प्रोकैरियोट्स कहलाएगा। प्रो मतलब कि क्या होता है? प्रिमिटिव और प्राइमरी 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 कहने का मतलब कि अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो पुअरली है, मतलब अभी अच्छे से नहीं बना, आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग का प्रो मतलब प्रिमिटिव, ये मतलब नहीं समझ, प्रो गेमर नहीं सोचना। प्रो मतलब यहाँ पे प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग का, प्रिमिटिव स्टार्टिंग ही हुआ है। तो उसमें जो न्यूक्लियाइड क्या होता था, जिसमें न्यूक्लिक एसिड ही सिर्फ रहता था, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन था, बाहर में न्यूक्लियर रीजन अच्छे से नहीं था। हाँ, एक मिनट।